हुआ था। यस, तो रिटायरमेंट के बाद भी बच्चों रिटायर्ड पार्टनर की लायबिलिटी रहेगी उस एक्ट के लिए जो किया गया था वाइल ही वॉज पार्टनर। सुबह का लेक्चर याद है? वाइल ही इज पार्टनर या ही वॉज पार्टनर, अगर ऐसा कोई एक्ट है तो बच्चों उस एक्ट के लिए ऐसे पार्टनर की जिम्मेदारी कंटिन्यू रहेगी इवन आफ्टर इस रिटायरमेंट। बच्चों ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लीगल रूल्स में आगे लिखी हैं। पब्लिक नोटिस देना कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों, मुझे ये बताओ एक और क्वेश्चन, स्लीपिंग पार्टनर को रिटायर होते समय पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है? स्लीपिंग पार्टनर को रिटायर होते समय पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है? नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को वैसे भी उनके बारे में पता नहीं। जो थर्ड पार्टी डील कर रही है उनको वैसे भी स्लीपिंग पार्टनर के बारे में पता ही नहीं, इसलिए स्लीपिंग पार्टनर जब रिटायर होगा तो पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी किसके केस में है? पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी किसके केस में है? स्पेशली किसके केस में है? तो आंसर है एक्टिव पार्टनर। चलो, बहुत सारी थियरी आपको ऐसे भी क्लियर है बच्चों। अब इतनी सारी थियरी क्लियर है तो बच्चों मैं वन बाय वन रीड करता हूँ। देखो पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनना बच्चों सभी लोग। अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज, a retiring partner may be discharged from any liability to any third party for the acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by course of dealings between third party and reconstituted firm after he had the knowledge of the retirement. After he had the knowledge of retirement. अच्छा, ये जो अभी मैंने पॉइंट नंबर 2 पढ़ा, ये थोड़ा कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहा है। अब आपको कितना कैच हुआ मुझे मालूम नहीं, पर बच्चों मेरे लिए पॉइंट नंबर 2 जरा एक बार वापस पढ़ो आप लोग जरा अच्छे से, और बताओ इसमें क्या पॉइंट इन्वॉल्व है, कौन सा पॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व है वो बताओ मुझे। चलो 1 मिनट दिया आपको पॉइंट नंबर 2 पढ़ने के लिए। अच्छा, 2 चीजें हैं। पहला, चलो मैं बताता हूँ। पहला बच्चों, क्या पार्टनर जो रिटायर हुआ है, और ध्यान दो बच्चों, मान लो बच्चों गिरीश A1 से रिटायर हुआ 5 जनवरी को, तो मुझे ये बताओ 5 जनवरी के पहले किए गए एक्ट के लिए क्या गिरीश जिम्मेदार है? पहले इसका आंसर। क्या गिरीश का थर्ड पार्टी को लेकर बच्चों लायबिलिटी अराइज होगी? रिटायरमेंट के पहले के एक्ट के लिए क्या गिरीश जिम्मेदार होगा जो रिटायरमेंट लेने जा रहा है? तो आप हमेशा यस आंसर बोलेंगे। लेकिन बच्चों अगर मैं कहूं कि गिरीश रिटायर होने वाला है, अब गिरीश रिटायर हो जाएगा तो गिरीश के रिटायरमेंट के बाद न्यू फर्म आ जाएगी कि नहीं एक तरह से? हेलो, जिसमें गिरीश का नाम नहीं होगा। अगर उस न्यू फर्म ने एंड थर्ड पार्टी ने, बच्चों ध्यान से सुनना, उस नए फर्म ने एंड थर्ड पार्टी ने यानी कि क्रेडिटर ने अगर आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि अब इसके आगे का जो भी एक्ट होगा उसके लिए नई फर्म जिम्मेदार होगी, पुरानी फर्म जिम्मेदार नहीं होगी। अगर नई फर्म एंड क्रेडिटर ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि गिरीश की जिम्मेदारी नहीं होगी उस एक्ट के लिए भी जो बिफोर रिटायरमेंट है, तो क्या आप बोलो क्या गिरीश लायबल होगा? अब आंसर दो, अब गिरीश क्या लायबल होगा?
आपको लगता नहीं न्यू फर्म एंड क्रेडिटर्स ने आपस में एग्रीमेंट करके गिरीश को डिस्चार्ज कर दिया, एक तरह से गिरीश को लाइबिलिटी से निकाल दिया उन्होंने। चलो क्लियर हुआ। एंड दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर गिरीश के रिटायरमेंट के बारे में फर्म को थर्ड पार्टी को पता है कि गिरीश नाम का पार्टनर रिटायर हो गया है एंड उसके बाद थर्ड पार्टी फर्म के साथ डीलिंग करती है, तो क्या थर्ड पार्टी गिरीश को जिम्मेदार ठहरा सकती है अपने पैसे के लिए? हेलो, क्या थर्ड पार्टी गिरीश को जिम्मेदार ठहरा सकती है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को गिरीश के रिटायरमेंट के बारे में पता था। बच्चों मुझे बताओ, पॉइंट नंबर 2 में दोनों पॉइंट जो मैंने पढ़ाए, दोनों का आंसर क्या निकला? क्या रिटायरिंग पार्टनर लायबल है थर्ड पार्टी के लिए? दोनों में कॉमन आंसर क्या निकला? क्या रिटायरिंग पार्टनर लायबल है थर्ड पार्टी के लिए? देखो बहुत डेंजर पैराग्राफ था बच्चों, बहुत ही लेवल का पैराग्राफ है। आंसर क्या था बच्चों? नो। दोनों के लिए नो आंसर है, ठीक, जो आपने अभी दिया। बच्चे एक काम करो, पॉइंट नंबर 2 मेरे लिए जरा वापस पढ़ो। मान लो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, एंड पढ़ के जरा बताओ परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं। A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for the acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm. And such agreement may be implied by course of dealings between third party and reconstituted firm after he had the knowledge of retirement. आफ्टर ही हैड मतलब थर्ड पार्टी हैड द नॉलेज ऑफ रिटायरमेंट। बच्चों यस नो जरा कुछ टाइप करेंगे। पॉइंट नंबर 2 परफेक्टली क्लियर नाउ। ये इस पैराग्राफ का सबसे टफ पैराग्राफ है बच्चों। अब तीसरा जो मैं पढ़ूंगा ना वो आसानी से समझेगा आपको, पब्लिक नोटिस वाला है। तीसरा आपको वैसे भी पहले से ही आता है बच्चों, पब्लिक नोटिस वाला रिलेटेड पॉइंट है, तो मुझे लगता है ये आपको वैसे भी क्लियर है। चलो देखो क्या लिखा है। नॉटविथस्टैंडिंग notwithstanding the retirement of partner from the firm, he and the partners continue to be liable as partner to third party for any act done by any one of them which would have been act of the firm if done before retirement until public notice is given of the retirement. Okay? इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है एंड रिटायर होने के बाद बच्चों अगर वो अपने पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट होने की पब्लिक नोटिस नहीं देता है, तो बच्चों पब्लिक नोटिस नहीं देने की वजह से थर्ड पार्टी की नजरों में उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। यानी बच्चों इवन एनी एक्ट डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उस पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद भी फर्म के हर एक्ट के लिए बच्चों वो जिम्मेदार होगा, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी बच्चों रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ओके। तीसरा तीसरे में दूसरा लाइन, प्रोवाइडेड दैट रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर। बच्चों यही कारण है मैंने स्लीपिंग पार्टनर के बारे में पूछा था। बताओ स्लीपिंग पार्टनर के बारे में थर्ड पार्टी को पता है क्या ये पार्टनर है? हेलो, थर्ड पार्टी को स्लीपिंग पार्टनर के बारे में कभी पता चलता है? नहीं। इसलिए स्लीपिंग पार्टनर रिटायर होने के बाद पब्लिक नोटिस नहीं देता है, तो क्या वो फर्म के हर एक्ट के लिए जिम्मेदार होगा क्या थर्ड पार्टी के लिए? थर्ड पार्टी उसको जिम्मेदार ठहरा सकता है क्या?
स्लीपिंग पार्टनर को नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि मैं जिसके साथ डील कर रहा था वो स्लीपिंग पार्टनर या जिसके साथ डीलिंग हो रही है वो स्लीपिंग पार्टनर है करके। उसको पता ही नहीं तो केस क्यों करेगा उसके ऊपर। तो बच्चों यहाँ लाइबिलिटी ज्यादातर किसकी अराइज होती है? एक्टिव पार्टनर की, जो फर्म का चेहरा होता है ना, उसकी वजह से। थर्ड पार्टी को जानकारी मिलनी ही चाहिए कि पार्टनर रिटायर हो गया है, तो ही थर्ड पार्टी के नजरों से बच्चों उसकी लाइबिलिटी खत्म मानी जाएगी। अब उसको चाहे आप फोन करके बता दो सारे क्रेडिटर्स को, चाहे पब्लिक नोटिस देकर बता दो, किसी भी तरीके से बता दो, लेकिन थर्ड पार्टी के नॉलेज में ये आना चाहिए कि एक्टिव पार्टनर रिटायर हो गया है। अब एक्टिव पार्टनर रिटायर हो गया लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो बच्चों थर्ड पार्टी के नजरों में उसकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। बच्चों ये इजी पॉइंट था। चौथा, नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 may be given by retired partner or by any partner of the reconstituted firm. Notices under subsection 3 may be given by retired partner or by any partner of the reconstituted firm. Okay, अब बच्चों notices under subsection 3 मतलब बच्चों जब हम नोटिसेस बोलते हैं मतलब पब्लिक नोटिस, मुझे बताओ पब्लिक नोटिस किसने देनी है? चाहे ये पब्लिक नोटिस रिटायर्ड पार्टनर खुद दे, चाहे ये पब्लिक नोटिस बच्चों रिमेनिंग पार्टनर्स में से कोई दे, पब्लिक नोटिस देनी जरूरी है। कुछ समझा बच्चों? चौथा पॉइंट। हेलो बच्चों, मैं कब से बोल रहा हूँ कि नहीं कि पार्टनर रिटायर होने का पब्लिक नोटिस देनी चाहिए ताकि उसकी लायबिलिटी फिक्स हो सके। अब प्रश्न है कि पब्लिक नोटिस देगा कौन? तो आंसर में क्या लिखा है? पब्लिक नोटिस चाहे रिटायर्ड पार्टनर खुद दे या रिटायर्ड पार्टनर की जगह फर्म के रिमेनिंग पार्टनर्स पब्लिक नोटिस दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक नोटिस देनी जरूरी है। कौन दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बोलो बच्चों, समझ में आया सबको चौथा पॉइंट? हेलो हेलो हेलो, चौथा पॉइंट सबको समझ में आया? हरीश्वर, बहुत इजी है बच्चों। नोटिसेस अंडर सब सेक्शन 3। अब सब सेक्शन 3 में बच्चों जिस नोटिस की बात हो रही है वो पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस की बात हो रही है, तो उसी बारे में लिखा है। देखो, नोटिसेस अंडर सब सेक्शन 3 में बी गिवन बाय रिटायर्ड पार्टनर, चाहे रिटायर्ड पार्टनर इसको नोटिस दे, और बाय एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, या नए फर्म के कोई भी पार्टनर बच्चों इसका पब्लिक नोटिस दे। नोटिस देना जरूरी है, गरज का है। अब बच्चों मैंने आपको 1 2 3 4 जो भी पढ़ाया, 1 2 3 4 जो भी सेक्शन 32 में पढ़ाया बच्चों, वही आपको एनालिसिस में भी नजर आएगा। बट एनालिसिस पढ़ना बच्चों क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर? क्योंकि एनालिसिस में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और बच्चों उसके पढ़ने से हमको सेक्शन 32 का एक और ब्रॉडर आइडिया माइंड में आ जाता है, हमको लिखने के लिए मटेरियल मिल जाता है। बराबर, आपके माइंड में जरा भी कुछ हिट हो गया इसके अंदर का तो आप उसको लाइफ लॉन्ग भूलेंगे भी नहीं, ऐसा भी है। इसलिए मैक्सिमम रीडिंग होनी बहुत जरूरी है बच्चों। चलो मैं अभी सेक्शन 32 का एनालिसिस पढ़ता हूँ बच्चों। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा ना, देखो कैसे रिवीजन हो जाएगा। अभी ये रिवीजन समझ कर रीड करो। A partner is set to retire when he ceases to be a member of the firm. बच्चों cease to be a member, what do you mean by cease? बताया हुआ है मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। When he ceases to be a member of the firm, cease मतलब what do you understand from the word ceased? Comes to an end. Yes, very good. Finished जिसको हम कहते हैं, बरोबर है, comes to an end. A partner is set to retire when he ceases to be a member of the firm without bringing to an end the subsisting relations between other members or between the firm and third party.
The term does not cover the case where partner withdraws from the firm by dissolving it, which should properly be referred as dissolution and not as retirement. बच्चों, पार्टनर की रिटायरमेंट फर्म को कभी भी डिसॉल्व नहीं करता. डू यू एग्री विद दिस लाइन? किसी पार्टनर का रिटायर होना does not result into dissolution of the firm. Do you agree with this line? किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होना मतलब फर्म का डिसॉल्यूशन होना ऐसा नहीं है. फर्म की डिसॉल्यूशन होना एंड बच्चों पार्टनर का रिटायर होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. तो बच्चों मुझे ये बताओ, हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? डिसॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बारे में? बच्चों डिसॉल्यूशन में भी रिलेशंस कम्स टू एन एंड एंड रिटायरमेंट में भी रिलेशंस कम्स टू एन एंड. बरोबर है? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका रिलेशन खत्म होता है कि नहीं बाकी पार्टनर्स के साथ, एंड जब डिसॉल्व होता है तभी भी रिलेशन खत्म होता है. लेकिन फर्क ये है कि डिसॉल्यूशन जब होता है तो बच्चों पूरा मैटर ही खत्म हो जाता है, पूरा मैटर ही खत्म हो जाता है. एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जब होता है तब पार्टनर का एंड रिमेनिंग पार्टनर्स का, रिटायरिंग पार्टनर एंड रिमेनिंग पार्टनर्स का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, सीज हो जाता है. बाकी का कंटिन्यू रहता है, बाकी का फर्म एज सच कंटिन्यू रहेगा. तो बच्चों एज अ लॉ स्टूडेंट आपको ये जानना बहुत जरूरी है. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जमीन आसमान का फर्क है. तो बच्चों दो लाइन वापस पढ़ता हूँ. द टर्म डज नॉट कवर द केस वेयर पार्टनर विथड्रॉज फ्रॉम द फर्म बाय डिसॉल्विंग इट, which should be properly be referred as dissolution and not as retirement. Retirement of partner from the firm does not dissolve it. पार्टनर का रिटायरमेंट होना फर्म से फर्म को कभी भी डिसॉल्व नहीं करता हूँ. बच्चों ये उन्होंने एक केस के जरिए आपको कुछ बताने की कोशिश की है. सुप्रीम कोर्ट में केस था ये, विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद. बच्चों ये जो केस स्टडी है, केस लॉ है, विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें. बच्चों इसमें क्या जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जरा देखो जरा. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट क्या दिया है बच्चों? द सुप्रीम कोर्ट इन विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद held that. बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय held that? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था मैंने. held that मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, डिसीजन दिया. ओके, यस. held that the expression if any partner wants to disassociate from partnership business in a clause of partnership deed which was being construed comprehends a situation where partner wants to retire from partnership firm. The expression clearly indicated that in the event of retirement, the partnership business will not come to an end. बच्चों ये आपको समझा क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? बच्चों ये पार्टनरशिप डीड में ना एक क्लॉज था. आपको पता है ना पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस हम लिखते हैं. हेलो हेलो हेलो. पार्टनरशिप डीड में हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं कि नहीं, अलग अलग क्लॉज के अंदर.
क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ऐसे। तो बच्चों विष्णु चंद्रन चंद्रिका प्रसाद के पार्टनरशिप के डीड में बच्चे एक क्लॉज लिखा था। क्या था क्लॉज? इफ एनी पार्टनर वांट्स टू डिसएसोसिएट फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस, तो वो डिसएसोसिएट हो सकता है। तो बच्चे ये लाइन का सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब निकाला मालूम है? कि अगर कोई पार्टनर डिसएसोसिएट होना चाहता है पार्टनरशिप बिजनेस से, तो इसका मतलब उसका इंटेंशन बिजनेस को डिसॉल्व करना नहीं है। उसका इंटेंशन पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करना नहीं है। उसका मतलब ये निकाला जाएगा कि इस लाइन का मतलब ये है कि वो पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस से अपने आप को अलग करना चाहता है, मतलब वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, ना कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। बराबर है? इस लाइन का मतलब वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। एंड बच्चों पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेना does not result into dissolution of the firm. Try to understand. बच्चों मेरा आर्गुमेंट समझ में आ रहा है? किसी पार्टनर का कल गिरीश A1 से रिटायरमेंट ले लेगा तो A1 डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। A1 में और भी 3 पार्टनर्स है, वो कंटिन्यू रहेंगे, वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। किसी एक पार्टनर का रिटायर होना that doesn't mean firm is going to dissolve or business is going to come to an end. ऐसा कभी भी assumption नहीं करने का। तो बच्चों आई होप सबको ये केस स्टडी समझ में आ गया। अब बच्चों उन्होंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है देखो, mere retirement of partner who was the tenant of the premises in which partnership business was carried out would not result in assignment of tenancy rights in favor of remaining partner, even though retiring partner ceased to have any right, title or interest in the business as such. बच्चों क्या हुआ? बच्चों मान लो X, Y and Z तीनों ने पार्टनरशिप फर्म बिजनेस शुरू किया एंड बच्चों बिजनेस करने के लिए इनको एक जगह चाहिए थी, प्रीमाइसेस। तो बच्चों ये जगह इन्होंने भाड़े पर ली एंड किराएदार का नाम X का रख दिया। बच्चों किराएदार का नाम किसके नाम पर था? टेनेंसी राइट किसके नाम पर था? एग्रीमेंट। चलो टाइप करो, किसके नाम पर एग्रीमेंट था ये? जब पार्टनरशिप फर्म ने एग्रीमेंट किया प्रीमाइसेस को लेकर, तो बच्चों ये एग्रीमेंट किसके नाम पर था? एक्स के नाम पर, फर्म के नाम पे नहीं, किसी एक पार्टनर के नाम पे था। टेनेंसी एग्रीमेंट इस पार्टनर के नाम पे था। बच्चों आगे चलकर 1-2 साल के बाद पार्टनर एक्स ने पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेने का सोचा। बच्चों पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेने का सोचा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर एक्स रिटायर हो जाता है तो उसके नाम पे जो टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है, क्या वो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा? क्या वो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा? क्या बिजनेस बंद हो जाएगा क्या? चलो वो रिमेनिंग पार्टनर छोड़ दो, एग्रीमेंट। मुझे बताओ एक्स के रिटायर होने से जिसके नाम पे टेनेंसी एग्रीमेंट था, क्या बिजनेस बंद हो जाएगा क्या? आंसर इज नो। बच्चों यहाँ ये कहना चाहते हैं कि एक्स के नाम पर टेनेंसी राइट्स था, एग्रीमेंट था, तो वो ऑटोमेटिकली बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा। आई रिपीट, उनको ये टेनेंसी राइट्स नहीं मिलेगा ऑटोमेटिकली। यानी यहाँ बच्चों क्या करना पड़ेगा? बाकी पार्टनर्स को नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। बाकी पार्टनर्स को नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। और अरे पुराने पार्टनर एक्स का
नाम वो लोग अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते टेनेंसी राइट्स में, क्योंकि उसके रिटायर होने से सारे राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट उसके बिजनेस के खत्म हो गए। तो टेनेंसी राइट्स कहाँ से बचेगा फिर? तो बच्चों यहाँ पर बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता टेनेंसी एग्रीमेंट किसी नए पार्टनर या फर्म के नाम से करना पड़ेगा? हेलो, आपको ऐसा नहीं लगता टेनेंसी एग्रीमेंट किसी नए पार्टनर या किसी और पार्टनर या फर्म के नाम से करना पड़ेगा? एक्स के नाम से तो खत्म हो गया, एक्स रिटायर होते ही बच्चों उसका टेनेंसी राइट्स भी खत्म हो गया, बरोबर है? तो बच्चों अभी नया टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो बच्चों या तो फर्म के नाम से हो या किसी और पार्टनर के नाम से हो। तो बच्चों यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर को हम आउटगोइंग पार्टनर भी कहते हैं, आपको पता ही है, बरोबर है? रिटायरिंग पार्टनर को हम आउटगोइंग पार्टनर भी कहते हैं। तो बच्चों व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर? व्हाट आर लायबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर? इसमें बच्चों 50% आपको रिवीजन ही मिलेगा, 50% रिवीजन ही मिलेगा। गेटिंग दैट? मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूं अभी, देखो क्लियर होता है कि नहीं। As we have already stated earlier, retiring partner continues to be liable to third party for the acts of the firm after his retirement until public notice of his retirement has been given either by himself or by any other partners. सीरियसली बोलो बच्चों, क्या ये पूरा सेंटेंस समझा? हेलो हेलो हेलो, आपको ऐसा नहीं लगता हमने डिस्कस कर लिया ये? रिटायरिंग पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक वो अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। वो पब्लिक नोटिस चाहे खुद दे या उसके बिहाफ पर बाकी पार्टनर्स दे, लेकिन उसकी लायबिलिटी तब तक कंटिन्यू मानी जाएगी इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी जब तक वो अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, बरोबर है? लेकिन बच्चों अगर स्लीपिंग पार्टनर रिटायर हो जाए एंड पब्लिक नोटिस न दे, स्लीपिंग पार्टनर रिटायर हो जाए एंड पब्लिक नोटिस न दे, या कोई ऐसा पार्टनर रिटायर हो जाए जिसको थर्ड पार्टी जानता ही नहीं था, कोई ऐसा पार्टनर रिटायर हो जाए जिसको थर्ड पार्टी ने कभी डील ही नहीं किया, तो बताओ ऐसे पार्टनर को जिसने थर्ड पार्टी से कभी डील ही नहीं किया, ऐसा पार्टनर अगर रिटायर होता है तो क्या उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू मानी जाएगी अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया? तो क्या ऐसे पार्टनर की यानी कि स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी कंटिन्यू समझी जाएगी अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। नहीं बच्चों, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था ना कि ये व्यक्ति पार्टनर है करके, उसने कभी डील ही नहीं किया उससे। स्लीपिंग पार्टनर की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो जरा पढ़ो, देखो लास्ट का 2 लाइन क्या है। बट रिटायर्ड पार्टनर will not be liable to any third party, but retired partner will not be liable to any third party if the latter deals with the firm, latter यानी third party, if the third party deals with the firm without knowing that former was partner। अगर थर्ड पार्टी फर्म के साथ डील करती है without knowing that this particular partner was partner, तो ऐसे केस में बच्चों ऐसा पार्टनर रिटायर होगा तो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि जिस फर्म के साथ वो डील कर रहे हैं उस फर्म में ये भी बंदा पार्टनर था। जब थर्ड पार्टी को ऐसा पता ही नहीं है तो थर्ड पार्टी के लिए ये बंदा कैसे लायबल हो जाएगा? बच्चों जरा रिस्पॉन्स दो यस नो में। हैव यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? यस एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? यस बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। ये आज हम रिटायरमेंट का मैटर खत्म करेंगे, देन आई स्टॉप। तीसरे पॉइंट से बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, ये भी आपके लिए बच्चों रिवीजन है। द लायबिलिटी ऑफ रिटायर्ड पार्टनर
the liability of retired partner to third party continues until public notice of his retirement has been given. ये तो अभी हमको समझा. As regards liability for acts of the firm done before his retirement, what about बच्चों those acts which are done before his retirement? The retiring partner remains liable for the same. Don't you think so? रिटायर होने से पहले फर्म के हर एक्ट के लिए रिटायरिंग पार्टनर जिम्मेदार है. डोंट यू थिंक सो? रिटायर होने से पहले फर्म के हर एक्ट के लिए पार्टनर जिम्मेदार होगा जो रिटायर होने जा रहा है. हेलो, सही बोल रहा हूँ? लेकिन बच्चे ये रिटायर्ड पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ एंड न्यू फर्म के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मेरे रिटायरमेंट होने से पहले के एक्ट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए अभी न्यू फर्म जिम्मेदार होगी एंड इसके लिए थर्ड पार्टी भी एक्सेप्ट करता है. तो आप बताओ, क्या रिटायरिंग पार्टनर विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स डन बिफोर हिज रिटायरमेंट? क्या रिटायरिंग पार्टनर विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स डन बिफोर हिज रिटायरमेंट? अब आंसर आएगा नो, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी एंड नए फर्म के साथ एग्रीमेंट कर लिया है. देखो क्या लिखा है, पढ़ा था बच्चों ऊपर हमने. As regards liability for acts of the firm done before his retirement, the retiring partner remains liable for the same. ये तो हमको पता है नॉर्मली. Unless there is an agreement made by him with the third party concerned, and the partners of the reconstituted firm. लेकिन अगर इसी रिटायरिंग पार्टनर ने थर्ड पार्टी एंड नए फर्म के पार्टनर्स के साथ अगर एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं अभी रिटायर होने से पहले के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, अगर ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है तो बच्चों फिर ये रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स डन बिफोर हिज रिटायरमेंट, क्योंकि उसने वैसा एग्रीमेंट किया है. Such an agreement may be implied. कभी कभी ये एग्रीमेंट अपने आप तैयार हो जाएगा. Such an agreement may be implied by the course of dealings between third party and reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज ऑफ रिटायरमेंट आ गया है तो बच्चों फिर वो रिटायर्ड पार्टनर को अपने किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी को नॉलेज में आ गया था उसके रिटायरमेंट का. लास्ट का 2 लाइन. इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, द पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर विल डीम टू बी रिलीव्ड एज पार्टनर विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट. बच्चों अगर पार्टनरशिप एट विल है एंड पार्टनर ने राइटिंग में नोटिस दिया राइटिंग में सभी पार्टनर्स को एंड अपनी रिटायर होने की इंटेंशन जाहिर कर दी, बरोबर है, तो बच्चों उस वक्त वो अपने आप को रिलीव कर लेगा. ऐसा अजम्पशन किया जाएगा कि उसने अपने आप को रिलीव कर लिया एज अ पार्टनर विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट. ओके, इसका मतलब बच्चे ये हो गया कि जिस दिन उसने अपना नोटिस राइटिंग में दे दिया उसी दिन से बच्चे उसने इंटेंशन जाहिर कर दिया कि मैं अभी कभी भी रिटायर हो सकता हूँ. जब रिटायर हो जाएगा एक्चुअल में तब उसके बाद वो पब्लिक नोटिस दे देगा. लेकिन सिर्फ इच्छा जाहिर करना, नोटिस देना मतलब पब्लिक नोटिस दिया ऐसा नहीं है. बराबर. पब्लिक नोटिस कब देगा वो? जब वो एक्चुअल में रिटायर हो जाएगा. अभी तो केवल उसने नोटिस दी है राइटिंग में बाकी पार्टनर्स को एंड अपनी इंटेंशन जाहिर की है कि मैं रिटायर हो सकता हूँ, बराबर. एंड जिस दिन रिटायर हो जाएगा उसके बाद पब्लिक नोटिस दिया जाएगा. तो बच्चों विद दिस अब तक के लेक्चर में बच्चों 1 आवर 15 मिनट्स के लेक्चर में मैंने केवल आपको 2 ही सेक्शन पढ़ा पाया बच्चों. एक एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर
लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एंड एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को लेकर बच्चों लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर जब मिलेंगे तो हम सेक्शन 33 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों इसमें यूनिट नंबर 2 ही सबसे बड़ा है, यूनिट नंबर 3 बहुत ही छोटा है बच्चों, हार्डली 4 या 5 पेज है बस। और तो आने वाले मुझे लगता है 3 या 4 लेक्चर में मुझे लगता है अपना ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लेक्चर। ठीक है बच्चों, मंडे ट्यूसडे मैक्स टू मैक्स। लेकिन आप अपना रीडिंग करने को छोड़ो मत, लिखने का प्रैक्टिस आप छोड़ो मत। बाकी जितने टॉपिक्स हो चुके हैं बच्चों उसको तो एटलीस्ट पढ़ो अच्छे से। पार्टनरशिप तो मैं कंप्लीट कर ही रहा हूँ, कर ही दूंगा 2-3 लेक्चर में, लेकिन व्हाट अबाउट अदर टॉपिक्स, आप उन्हें भी अच्छे से पढ़ो, लिखने का प्रैक्टिस करो। बिना लिखे प्रैक्टिस किए जाएंगे एग्जाम में तो थोड़ा टेंशन आ जाएगा। टेंशन उधर मत लो, टेंशन जो लेना है अभी ले लो, घर पे ही ले लो। थोड़ा पढ़कर लिख कर प्रैक्टिस करके एग्जाम में टेंशन मत लो, एग्जाम में एकदम बैटिंग करनी है आपको बिना टेंशन। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों मैं आज का लेक्चर यहीं तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट बच्चों? आप पढ़ो एंड डाउट रहेगा तो डाउट पूछना, आई विल अगेन क्लियर, डोंट वरी, मैं वापस क्लियर कर दूंगा बच्चों। ठीक।